आर्यभ्रम का पर्दाफाश, यूरोप ने शब्दों से नस्ल का मिथक कैसे बनाया। यह लेख डॉक्टर जय जी बंसल के द्वारा लिखा गया है। क्रिस्टोफर हटन के अध्ययन पर आधारित यह विश्लेषण बताता है कि किस प्रकार भाषा विज्ञान की विद्या धीरे धीरे भाषिक विज्ञान से उतरकर नस्ली मतवाद में बदल गई और कैसे मानव उत्पत्ति की यूरोपीय खोज ने आर्य जैसी काल्पनिक अवधारणा को जन्म दिया, एक विचार जिसने साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और अंततः होलोकॉस्ट की भयावहता को पोषित किया। यह निबंध क्रिस्टोफर एम हटन की पुस्तक द पीपल दैट नेवर वर, लिंग्विस्टिक स्कॉलरशिप एंड द इन्वेंशन ऑफ द आर्यंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2025 पर केंद्रित है। एक ऐसी पुस्तक जो बौद्धिक गहराई और नैतिक स्पष्टता दोनों में असाधारण है। लगभग 300 पृष्ठों के इस शोधग्रंथ में लेखक ने यूरोप के सबसे प्रभावशाली बौद्धिक उपक्रम भाषा विज्ञान का विश्लेषण किया है। वे स्पष्ट करते हैं कि भाषा के जरिए मानवता को जोड़ने का दावा करने वाला यह अध्ययन स्वयं विभाजन की व्याकरण रच बैठा। जो कभी संवाद और समझ का साधन था, वह धीरे धीरे सत्ता, वर्चस्व और भेदभाव का उपकरण बन गया। पुस्तक की शुरुआत किसी जासूसी कहानी जैसी लगती है, मानो यह किसी प्राचीन झूठ का अन्वेषण हो जिसने पूरी सभ्यता की सोच को बदल दिया। हटन बताते हैं कि इस पूरी कहानी की शुरुआत उस प्रश्न से होती है जिसने 19वीं सदी के यूरोपीय मन को बेचैन कर दिया था, क्या केवल भाषा के अध्ययन से मानव जाति की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। उस समय के तुलनात्मक भाषा विज्ञानी, कंपैरेटिव फिलोलॉजिस्ट्स का विश्वास था कि व्याकरण और शब्दों की तुलना से सभ्यता के विकास का क्रम ज्ञात किया जा सकता है। वे भाषा की जड़ों को उसी तरह देखते थे जैसे कोई जीव विज्ञानी जीवों की अस्थियों का अध्ययन करता है। लेकिन जो अध्ययन शुरू में आत्मीयता और एकता की खोज था, वह धीरे धीरे वर्गीकरण और फिर भेदभाव की व्यवस्था में बदल गया। यह कहानी किसी की व्यक्तिगत भूल नहीं, बल्कि उस बौद्धिक प्रवाह की है जिसने अनजाने में जिज्ञासा को वर्चस्व में बदल दिया। जो भाषा पहले संस्कृतियों के बीच पुल थी, वही धीरे धीरे ऊंच नीच की दीवार बन गई। कलकत्ता में सर विलियम जोन्स के दीपक ज्योति से प्रकाशित व्याख्यानों से लेकर विक्टोरियन युग की नस्लीय सारणियों तक वही विचार चलता रहा। भाषा को वंश का प्रमाण माना गया और वंश ने सत्ता को उचित ठहराया। पहला अध्याय भाषा विज्ञान और भौतिक मानव विज्ञान। यह उस काल की कथा है जब बौद्धिक खोज, रूमानी दृष्टि और औपनिवेशिक विस्तार एक ही धारा में मिल गए थे। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में यूरोप परिवर्तन के उत्साह और चिंता दोनों से भरा हुआ था। भाप के इंजन गरज रहे थे, औद्योगिक नगर बस रहे थे और बाइबिल की व्याख्याएं पहली बार संशय के घेरे में आ रही थीं। इसी उथल पुथल के बीच तुलनात्मक भाषा विज्ञान नामक नया शास्त्र उभरा, जिसने दावा किया कि मानवता की संपूर्ण कथा केवल शब्दों और व्याकरण के माध्यम से पुनर्निर्मित की जा सकती है। यह विचार अत्यंत रोमांचक था। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और जर्मन भाषाओं की आपसी समानता ने विद्वानों को एक नई विश्ववंशावली का सपना दिखाया और यह भ्रम पैदा किया कि दुनिया के अधिकांश लोग किसी एक मूल परिवार के उत्तराधिकारी हैं। एक्स ओरिएंट लक्स, प्रकाश पूर्व से आता है, यह उनका नारा बन गया। संस्कृत अब किसी गूढ़ और सीमित वर्ग की भाषा नहीं, बल्कि यूरोपीय भाषाओं की जननी जैसी प्रतीत होने लगी। ऐसा लगा मानो सभ्यता की जड़ें पूर्व में भारत और एशिया के प्राचीन युगों में समाई हों। लेकिन जैसे ही किसी ने भाषाओं का वंशवृक्ष बनाया, वैसे ही यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि कौन सी भाषा जड़ों के सबसे पास है। जर्मन विद्वान ऑगस्ट श्लाइखर ने इस प्रश्न का उत्तर अपने भाषावृक्षों से दिया। उनके चित्रों में इंडो यूरोपीय भाषाएं एक ही तने से निकली अनेक शाखाओं की तरह दिखाई देती थीं, सुंदर, व्यवस्थित और वैज्ञानिक। परंतु उनमें एक सूक्ष्म संकेत भी छिपा था। मध्य की शाखाएं मजबूत और शुद्ध, जबकि किनारों की शाखाएं पतली और अविकसित। फिर आई भौतिक मानव विज्ञान की साझेदारी।
यदि भाषाओं की वंशावली हो सकती है तो बोलने वालों की भी होगी, यह तर्क निकलना स्वाभाविक था। विज्ञान ने नया मोड़ लिया। भाषाओं की तुलना अब शब्दों से नहीं, खोपड़ियों की परिधि से की जाने लगी। उस समय यह धारणा बल पकड़ रही थी कि भाषा, मातृभूमि और आत्मा एक ही स्रोत से निकले हैं। इसीलिए किसी विशेष भाषा को बोलना नैतिक और नस्लीय ऊंचाई का प्रमाण माना गया। खतरा नस्लवाद से नहीं, बल्कि उस वैज्ञानिक दंभ से उपजा जो खुद को निष्पक्षता और अंतिम सत्य का पर्याय मान बैठा था। भाषा विज्ञानियों की भाषा सटीक और तर्कपूर्ण थी। उनके निष्कर्ष आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। जब वे किसी भाषा को अधिक विकसित या मूल के निकट कहते थे तो यह सिद्धांत नहीं बल्कि तथ्य जैसा प्रतीत होता था। इस प्रकार विकास और उत्क्रांति की वैज्ञानिक शब्दावली धीरे धीरे भाषा विज्ञान में भी प्रवेश कर गई। सदी के मध्य तक भाषा विज्ञान ने आत्मीयता की खोज छोड़ दी थी। वह अब प्रगति और पतन की उसी सीढ़ी में बदल गया था जिसे बाद में सामाजिक डार्विनवाद कहा गया। डार्विन के जन्म लेने से पहले ही भाषा अब संपर्क का माध्यम नहीं रही, वह श्रेष्ठता का प्रमाण बन गई। वे भाषा वृक्ष जो कभी वैज्ञानिक सौंदर्य के प्रतीक थे, अब यूरोपीय जातीय अहंकार की जड़ों में बदल चुके थे। हटन अध्याय के अंत में लिखते हैं कि सबसे खतरनाक मिथक नफरत से नहीं बल्कि व्यवस्था और सुसंगति की चाह से जन्म लेते हैं। भाषा विज्ञानी साम्राज्य बनाने नहीं निकले थे, वे तो बस मानवता की विविधता को वर्गीकृत करना चाहते थे। लेकिन उन्हीं सुव्यवस्थित नक्शों ने साम्राज्य के लिए वह तर्क गढ़ दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, भिन्नता को प्राकृतिक और शासन को अनिवार्य दिखाने वाला। और इस तरह यूरोप ने अपना सबसे प्रिय भ्रम गढ़ लिया कि किसी वाक्य का व्याकरण किसी जाति का भाग्य प्रकट कर सकता है। अध्याय 2 सर विलियम जोन्स हर मिथक को एक आकस्मिक रचयिता की जरूरत होती है और आर्य मिथक की शुरुआत ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने केवल एक भाषा की प्रशंसा करने का इरादा किया था। साल 1786, स्थान कलकत्ता। मोमबत्तियों की पीली रोशनी, अंग्रेजी अधिकार का वातावरण और उस सन्नाटे में एक आवाज सर विलियम जोन्स की, न्यायाधीश और विद्वान जो संस्कृत पर बोले जाने वाले पहले महान यूरोपीय शब्द दर्ज करने वाले थे। उन्होंने कहा, संस्कृत, यूनानी और लैटिन भाषाओं में इतनी गहरी समानता है कि यह संयोग से नहीं हो सकती। सभा में सहमति के संकेत मिलते हैं और अनजाने में इतिहास अपनी दिशा बदल लेता है। हटन उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं जो अपनी ही प्रतिभा के जाल में फंस गया। एक न्यायविद, कवि, ओरिएंटलिस्ट और रूमानी विद्वान, जोन्स भारत से गहरे प्रभावित थे। उन्होंने फारसी साहित्य का अध्ययन आनंद के लिए किया और संस्कृत पंडितों से सीखी जिनकी विद्वता का वे सम्मान करते थे, परंतु उन्हें सदा अपने से तुच्छ समझते रहे। जब उन्होंने संस्कृत को यूनानी से अधिक परिपूर्ण और लैटिन से अधिक समृद्ध कहा तो यह केवल उनकी प्रशंसा थी। वे भाषाओं को परिवार और सभ्यताओं को साझा विरासत के रूप में देखते थे। लेकिन हटन यह दिखाते हैं कि सबसे निरापद रूपक भी इतिहास बदल सकते हैं। जोन्स का विश्वास था कि शब्दों के जैसे परिवार होते हैं वैसे ही मनुष्यों के भी, और हर परिवार में वंश, परंपरा और पदानुक्रम होता है। यह विचार रोमांटिक था, पर उसमें अनजाने में ऊंच नीच का बीज छिपा था। उन्होंने कल्पना की कि दुनिया की सारी सभ्यताएं एक ही स्रोत से जन्मी हैं, एक ऐसा स्रोत जो संयोग से यूरोप जैसा था। जोन्स के भीतर का विरोधाभास गहरा था। वे सार्वभौमिकता का उपदेश देते थे, पर उस साम्राज्य के न्यायाधीश थे जो अधीनता पर टिका था। वे भारतीय ज्ञान और दर्शन की प्रशंसा करते थे, पर स्वयं को उसका रक्षक मानते थे। वे दास प्रथा के विरोधी थे, पर ऐसे औपनिवेशिक तंत्र के अंग भी थे जो मनुष्यों को श्रेणियों में बांटता था। हटन के अनुसार उनका प्रसिद्ध फिलोलॉजर पैराग्राफ खोज नहीं
बल्कि उस यूरोपीय लालसा की गवाही था कि मानवता की सबसे पुरानी आवाजें भी अंततः यूरोप से मिलती जुलती प्रतीत हों। जोन्स के इस कथन में एक छोटा सा वाक्यांश था, अ रेस ऑफ मैन, जो लगभग अनदेखा रह गया, पर वही आगे चलकर सबसे घातक सिद्ध हुआ। जोन्स ने इसका प्रयोग रूपक के रूप में किया था, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते रेस रूपक नहीं बल्कि जैविक श्रेणी बन गई। भाषाओं की भ्रातृता राष्ट्रों की रक्तरेखा में बदल गई। जोन्स ने आर्य शब्द कभी नहीं कहा। उन्होंने एक विचार बोया था, यह नहीं जाना कि वही विचार आगे चलकर ऐसा राक्षस बनेगा जिसे वे स्वयं भी पहचान न सकेंगे। उनकी अवधारणा में सभी मनुष्य एक साझा भाषा और बुद्धि से जुड़े थे। यह एक मानवीय, लगभग आदर्शवादी दृष्टि थी। उनका वह छोटा पैराग्राफ सीमाएं पार करता हुआ अनुवादित, उद्धृत और गलत समझा जाता रहा और अंततः यूरोप के नए सृजन मिथक का चार्टर बन गया। 1794 में जब जोन्स की मृत्यु हुई, उनकी खोज पहले ही उनके नियंत्रण से निकल चुकी थी। अब यह विचार उस साम्राज्यवादी ढांचे की सेवा करने लगा था जिसका वे स्वयं हिस्सा थे। हटन लिखते हैं कि जोन्स की असली शक्ति उनकी खोज में नहीं, उस प्रभाव में थी जो उन्होंने छोड़ा, जहां भाषा साक्ष्य बन गई और तुलना अपरिहार्यता। जोन्स जो भाषाओं से मानवता को जोड़ना चाहते थे, अनजाने में विभाजन की दीवार खड़ी कर गए। उन्होंने युद्ध नहीं छेड़ा, पर उसके लिए हथियार जरूर छोड़ गए। अध्याय 3 आर्य प्रतिमान का उद्भव 19वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का एक नया बौद्धिक मनोरंजन बन चुका था, मानवता को श्रेणियों में बांटना। यूरोप के विद्वान, मिशनरी और अधिकारी एक नई दीवानगी में थे, मानवता को सुसंगठित श्रेणियों में रखना, कौन किस जाति, भाषा या नैतिक प्रवृत्ति से है। लेकिन जब संस्कृत ने इस बौद्धिक परिदृश्य में प्रवेश किया, तो ये पुराने ढांचे ढहने लगे। बाइबिल की संतानों शेम, हाम और जापेथ की वंशकथा पर खड़ी पुरानी योजना नई भाषाई साक्ष्यों से टकरा रही थी। संस्कृत के यूनानी और लैटिन से निकट संबंध ने एक अलग श्रेणी गढ़ने की आवश्यकता पैदा की। इंडो यूरोपीय शब्द विद्वत्तापूर्ण था, लेकिन उसमें आकर्षण की कमी थी। आर्य शब्द अधिक प्रभावशाली लगा, प्राचीन, रहस्यमय और आत्मगौरव से भरा। यह शब्द प्राचीन इंडो ईरानी स्रोतों से लिया गया था, जिसमें प्रामाणिकता का आभास था। साथ ही इसमें श्रेष्ठता की गूंज भी थी। संस्कृत में आर्य का अर्थ था सम्माननीय और पुरानी फारसी में एर्य का अर्थ श्रेष्ठ या नोबल। यूरोपीय विद्वानों को इसमें आत्मप्रशंसा की मिठास मिली। कितना सुविधाजनक कि सभ्यता के पुरखे खुद को पहले ही श्रेष्ठ घोषित कर चुके थे। इस प्रकार एक साधारण भाषाई शब्द भाग्य और सभ्यता का प्रतीक बन गया। हटन इस परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से खोलते हैं। प्रारंभ में आर्य कई प्रस्तावित नामों में से केवल एक विकल्प था। जर्मनों को इंडो जर्मैनिक प्रिय था, बाइबिल प्रेरित विद्वानों को जाफेटिक और कुछ सतर्क शोधकर्ताओं को इंडो यूरोपीय, लेकिन शीघ्र ही आर्य ने लोकप्रियता जीत ली। यह शब्द एक साथ वीरतापूर्ण, रहस्यमय और पर्याप्त रूप से यूरोपीय लगता था। आरंभ से ही नामकरण का उद्देश्य खोज नहीं था, बल्कि यूरोपीय आत्मछवि को नए रूप में प्रसारित करने का तरीका था। नाम तय होते ही मानवता का भाषाई वंशवृक्ष नई दिशाओं में फैलने लगा। विद्वानों ने भाषाओं के आधार पर जातियां गढ़ी, आर्य, सामी, हामितिक और तुरानियन। प्रत्येक नाम के साथ विशेषणों का एक पूरा संसार जुड़ गया, जिन्हें तथ्यों की तरह प्रस्तुत किया गया। आर्य हो गया तार्किक, रचनात्मक और प्रगतिशील, सामी बन गया उसका विपरीत, भावुक, कठोर और धार्मिक रूप से जुनूनी। हामितिक और तुरानियन को आदिम और जंगली घोषित किया गया। ये वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक रूपक थे। यूरोप ने अपने पूर्वाग्रहों को विद्वता की भाषा में सजा दिया था। इसी बीच उभरे आर्थर द गोबिनो, जिनके लिए इतिहास का अर्थ था श्रेष्ठ नस्लों का धीरे धीरे अवंती की ओर झुकना।
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एसे ऑन द इनइक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेसेस में उसने आर्यों को सभ्यता का मूल रचनाकार बताया और मानव पतन का कारण नस्लीय मिश्रण को ठहराया। उसका निष्कर्ष था कि असमानता अन्याय नहीं बल्कि प्रगति की कीमत है। गोबिनो का तर्क इस बात का सबूत था कि भाषा और नस्ल की सीमाएं अब एक दूसरे में घुल चुकी थीं। हटन दिखाते हैं कि असली मोड़ वहीं आया जब आर्य और सामी का तुलनात्मक अध्ययन नैतिक और सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा का रूप लेने लगा। धीरे धीरे व्याकरण का शब्द संग्रह चरित्र का शब्द संग्रह बन गया। सामी भाषाओं के वक्ताओं को अमूर्त विचार में अक्षम और आर्य वक्ताओं को स्वभावतः दार्शनिक बताया गया। यह विभाजन मध्य सदी तक सांस्कृतिक मतवाद में बदल गया और फिर राजनीति में उतर आया। यह सब किसी षड्यंत्र का परिणाम नहीं बल्कि यूरोपीय आत्मसंदेह और प्रभुत्व की भूख का स्वाभाविक विस्तार था। हर शब्द एक भूराजनीतिक सीमांकन बन गया। आर्य शब्द गढ़ने वाले नस्लवाद का आविष्कार नहीं कर रहे थे, वे यूरोप की आत्मछवि का नक्शा बना रहे थे। उनके वृक्ष और सारणिया व्याख्या के नाम पर वही कर रहे थे जो रूपक अक्सर करते हैं, सत्य का ढांचा बनाते बनाते पक्षपात को वैध बना देना। आर्य शब्द अब सांस्कृतिक अधिकार का प्रतीक बन चुका था, जिसकी परिभाषा हर युग और उपयोगकर्ता के साथ बदलती रही। विद्वान समझते रहे कि वे भाषा को सुधार रहे हैं, जबकि वे अनजाने में एक नया मिथक गढ़ रहे थे। एक साधारण शब्द टिप्पणी से निकलकर इतिहास का योद्धा बन गया था। अध्याय 4 भाषा विज्ञानों का टकराव। यदि तीसरे अध्याय ने मिथक को एक नाम दिया, तो चौथा अध्याय यह दिखाता है कि वह मिथक कैसे विभिन्न सभ्यताओं के टुकड़ों को जोड़कर गढ़ा गया। संस्कृत की नैतिकता, फारसी शाही गौरव और यूरोपीय असुरक्षा से बना एक कृत्रिम तानाबाना। हटन के अनुसार आर्य शब्द की खोज नहीं हुई थी बल्कि उसे गढ़ा गया था, जैसे किसी पुरातन शब्दकोश के भीतर से अर्थों को उधेड़कर नया रूप दे दिया गया हो। हटन इस अध्याय की शुरुआत उस शब्द की मूल भूमि से करते हैं। संस्कृत साहित्य में आर्य का अर्थ था आचरण में श्रेष्ठ, वह व्यक्ति जो धर्म, अनुशासन और सभ्यता का पालन करता हो। मनुस्मृति में यह एक नैतिक श्रेणी थी, जातीय नहीं। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को आर्य कहकर स्मरण कराते हैं कि सम्मानपूर्वक आचरण करो, अपने धर्म से विचलित मत हो। वेदों और उपनिषदों में भी यह शब्द नैतिक उत्कृष्टता का सूचक है, किसी वंश का नहीं। लेकिन यही शब्द उन यूरोपीय विद्वानों के लिए चुंबक बन गया जो भारत की भाषा और संस्कृति की गहराई से मुग्ध थे। 19वीं सदी के भाषा विज्ञानियों ने आर्य को नोबल के रूप में अनुदित किया, पर इस अनुवाद में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। नैतिक श्रेष्ठता का अर्थ जन्मजात श्रेष्ठता में बदल गया। इस छोटे से अर्थस्खलन में व्यवहार से पहचान से वंश से पहचान की ओर नस्लीय आर्य का जन्म हुआ। फिर प्रवेश हुआ फारसी परंपरा का। प्राचीन शिलालेखों में महान राजा दारायवॉश डेरियस द ग्रेट स्वयं को एर्य कहता है, यानी ईरानी भूमि का गर्वित पुत्र। उसके लिए यह क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक था, न कि नस्ल का दावा। परंतु जब यूरोपीय विद्वानों ने इन अभिलेखों का अध्ययन किया, उन्होंने एर्य को संस्कृत आर्य से जोड़ दिया और उसे प्रमाण बना दिया एक काल्पनिक आर्य राष्ट्र का, भारत से ईरान और फिर यूरोप तक फैले हुए श्रेष्ठ जातीय परिवार का। तर्क का आकार आकर्षक था, पर दिशा वही पुरानी, आरंभ से अंत तक अपने ही घेरे में घूमता हुआ। यदि भारत और फारस दोनों आर्य कहे जाते थे और यूरोपीय उनकी भाषाएं साझा करते थे, तो यूरोप स्वाभाविक रूप से उस महान वंश का उत्तराधिकारी होगा। इस प्रकार आर्य, जो पहले सम्माननीय का द्योतक था, अब सभ्यता के स्वामित्व पत्र में बदल गया। हटन इस गलतफहमी को ऐतिहासिक सटीकता से पुनर्निर्मित करते हैं। भारतीय विद्वानों के लिए आर्य नैतिक था, फारसी इतिहासकारों के लिए वह राष्ट्रीय पहचान और यूरोपीय भाषाशास्त्रियों के लिए वह वैज्ञानिक प्रमाण। यह संवाद कभी समान धरातल पर हुआ ही नहीं।
यूरोपियों के पास न केवल विश्वविद्यालय और मुद्रणालय थे, बल्कि साम्राज्य की शक्ति भी थी, इसलिए उनकी व्याख्या सत्य बन गई, जबकि भारतीय मत स्थानीय दृष्टि कहकर हाशिए पर डाल दिए गए। सदी के मध्य तक यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। आर्य अब केवल शब्द नहीं रहा, वह यूरोप द्वारा जारी किया गया एक वैश्विक पासपोर्ट बन गया, जो भारतीय नैतिकता और फारसी गौरव की मुहरों से सजा था और साम्राज्यवादी उपयोग के लिए मान्य था। इस शब्द के स्वामी अब भाषा विज्ञानी नहीं, विचारधारक थे। 3 परंपराओं भारतीय, फारसी और यूरोपीय के इस संलयन ने एक ऐसा आदर्श प्रकार बनाया जिसका अर्थ किसी एक संस्कृति ने कभी नहीं दिया था। अर्थात यूरोप ने शब्द नहीं चुराया, उसने उसके अर्थ पर अधिकार कर लिया, नैतिकता को हटाकर उसमें वंश और प्रभुत्व की ध्वनि भर दी। हटन इस निर्माण को एक प्रतीकात्मक घर के रूप में चित्रित करते हैं, जिसकी नींव भारतीय धर्मनीति पर, दीवारें फारसी अभिमान पर और छत यूरोपीय बेचैनी पर टिकी थीं। जब यह इमारत खड़ी हुई तो सबको लगा मानो यह हमेशा से यहीं थी। हटन इसे योजनाबद्ध छल नहीं, बल्कि एक परंपरागत साम्राज्यिक आदत के रूप में दर्शाते हैं, जो किसी संस्कृति की प्रशंसा करते करते उस पर अपना अधिकार जमाने लगती है। अध्याय 5 आक्रमण सिद्धांत और आर्य द्रविड़ विभाजन। हर साम्राज्य अपने शासन को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई आरंभिक कथा बनाता है। ब्रिटिशों ने वह कहानी व्याकरण की पंक्तियों में खोज ली। कथा जितनी सुव्यवस्थित थी, उतनी ही आत्ममोह से भरी और पूरी तरह चक्रीय। एक समय था जब उत्तर से आने वाले हल्की त्वचा वाले आर्य घोड़े दौड़ाते हुए आए, गहरे रंग के मूल निवासियों को पराजित किया और उन्हें सभ्य बनाया। सदियों बाद उन्हीं के दूर के यूरोपीय रिश्तेदार वापस लौटे, उनका अधूरा कार्य पूरा करने। इस प्रकार साम्राज्य का चक्र पूरा हुआ और ब्रिटिश शासन अब विरासत का पुनरागमन कहलाने लगा। हटन आर्य आक्रमण सिद्धांत को किसी विद्वत्तापूर्ण खोज नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभिक यूरोपीय विद्वान संस्कृत की विलक्षणता से चकित थे, पर वे यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि ऐसी परिष्कृत भाषा असभ्य भारत की उपज हो सकती है। पदानुक्रम बनाए रखने का उपाय था एक और पुराना पदानुक्रम गढ़ लेना। इस तरह आकार लेने लगी आर्य मिथक की कथा, उत्तर से उतरते विजेता आर्य और दक्षिण में बसे पराजित द्रविड़। ब्रिटिश शासन अब खुद को उसी कथा का अगला अध्याय बताने लगा। शुरुआत में यह सिद्धांत साम्राज्य की कल्पना के लिए वरदान था, उन्नत विजेता, कृतज्ञ प्रजा और एक वंशावली जो अंग्रेजी साम्राज्य को वेदों की संतान ठहराती थी। संस्कृत की महानता अब भारत की नहीं रही, वह यूरोपीय रक्त संबंध का प्रमाण बन गई। ब्रिटिश अब आक्रांता नहीं, बल्कि दूर के परिजन बन गए जो भारत को सुधारने लौटे थे। हटन इस मिथक की यांत्रिकी का विश्लेषण सर्जन जैसी सटीकता से करते हैं। अब मिशनरी और अधिकारी भारत को भाषाओं की रेखाओं में बांटने लगे, उत्तर में आर्य, दक्षिण में द्रविड़। जनगणना, पाठ्यपुस्तकें और सरकारी रिपोर्टें इन अनुमानों को सामाजिक सत्य में बदलने लगीं। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषी विजित जातियां कहलाए, हिंदी और बंगाली भाषी विजेता आर्यों के उत्तराधिकारी। यह वर्गीकरण इतना सटीक लगने लगा कि भारतीय स्वयं भी इन लेबलों को अपनाने लगे। इसके बाद ब्रिटिश नीति ने एक और चाल चली। संस्कृत, जिसे पहले दैवी भाषा कहा गया था, अब सामान्य लोगों के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दी गई। उसकी जगह लोक भाषाओं को बढ़ावा दिया गया, जिन्हें प्राकृतिक और अविकसित बताकर द्रविड़ीय पिछड़ेपन का प्रमाण बनाया गया। इस नीति का लाभ दोहरा था, भारत को भीतर से विभाजित करना और अंग्रेजी को निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में स्थापित रखना। यह सरासर फूट डालो और राज करो की नीति थी, पर जो तुलनात्मक व्याकरण की भाषा में लिखी गई थी। परंतु फिर पुरातत्व ने इस निर्माण को झटका दिया। 20 के दशक में जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के सुव्यवस्थित नगर सामने आए, तो हर जगह सभ्यता थी,
पर विजय या युद्ध का कोई प्रमाण नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के कथित आगमन से बहुत पहले समृद्ध थी, लेकिन आर्य सिद्धांत इतना सुविधाजनक था कि उसे मिटाने नहीं दिया जा सकता था। आक्रमण को पहले प्रवासन में बदला गया, फिर सांस्कृतिक संपर्क में। शब्दों की चमक बदली, पर विचार वही था कि सभ्यता भारत में बाहर से आई। हटन इसे औपनिवेशिक ज्ञान के परिष्कृत रूप में देखते हैं। आर्य द्रविड़ विभाजन इसलिए जीवित रहा क्योंकि उसने भिन्नता को दोष नहीं बल्कि भाग्य के रूप में व्याख्यायित किया। भारतीय विद्वानों ने विरोध में कहा कि वेदों में किसी आक्रमण का उल्लेख नहीं है, संस्कृत भारत की ही देन है। पर तब तक यह मिथक जनगणना, शिक्षा और कानून में पैर जमा चुका था। भारतीय विद्वानों का विरोध अब संशोधनवाद कहलाने लगा। हटन के शब्दों में आक्रमण एक कल्पना थी, लेकिन उसके परिणाम वास्तविक थे। भारत को यह मानने पर मजबूर किया गया कि उसे सभ्यता देने वाले वही लोग थे जिन्होंने उसे पराजित किया। भारत पर आक्रमण आर्यों ने नहीं, ब्रिटिशों ने किया। पर उन्होंने यह ध्यान रखा कि इतिहास उनकी जगह किसी और को दोषी ठहराए। अध्याय 6 भाषा और नस्ल। 19वीं सदी के अंत तक यूरोप अपने ही प्रतिबिंब से मोहित हो चुका था। कुछ प्राचीन व्याकरणों और तुलनात्मक अध्ययनों ने यह धारणा मजबूत की कि आधा यूरोप और एशिया का बड़ा हिस्सा एक ही मूल भाषा की संतान है। इस धारणा ने अंतः भेदभाव की जड़ें मजबूत करने की भूमिका निभाई। हटन के अनुसार यही वह बिंदु था जब भाषा विज्ञान और नस्ल विज्ञान ने परस्पर संवाद नहीं, सहवास शुरू किया। तुलनात्मक फिलोलॉजी अब मानवशास्त्र के साथ खोपड़ी मापने के औजार साझा कर रही थी। दोनों ने मिलकर आधुनिकता का एक सबसे प्रभावशाली मिथक गढ़ा, श्रेष्ठ आर्य पुरुष का। इस वैचारिक संगम का ध्रुवतारा थे फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, जिनकी ख्याति पूरे यूरोप में फैली थी। उन्होंने बार बार समझाया कि आर्य एक भाषिक पद है, नस्ली नहीं। पर हर स्पष्टीकरण के साथ वे मूल आर्यों को उच्च संस्कृति वाले पुरुष बताने से खुद को रोक नहीं पाए और उनके विशेषण उनके तर्क पर भारी पड़ गए। म्यूलर की मंशा ईमानदार थी, पर उनके शब्दों ने वही दीवारें खड़ी कर दीं जिन्हें वे गिराना चाहते थे। इसी बौद्धिक माहौल से जन्मा वह परिदृश्य जिसे हटन महान भ्रम के रूप में पहचानते हैं। विश्वविद्यालयों में भाषाई वंशवृक्ष। In the 1920s, archaeologists uncovered the ruins of Mohenjo-daro and Harappa, planned cities with brick architecture, drainage systems, and no trace of invading chariots. The Indus Valley civilization had flourished long before the supposed Aryan conquest. The evidence refused to cooperate. The invasion, it seemed, had never happened, but the theory was too useful to die. It merely evolved. Scholars replaced invasion with migration, migration with cultural diffusion. The vocabulary softened, the hierarchy stayed. Civilization, the logic insisted, still had to come from somewhere else. The myth had become self-healing. When challenged, it simply changed costume and carried on. Hutton calls this intellectual tenacity what it is, colonial epistemology at its finest. The Aryan, Dravidian divide survived because it answered an administrative need to explain India's diversity as division and division as destiny. It allowed foreign rule to appear as restoration, not usurpation. Indian scholars, of course, protested. Some pointed out that the Vedas mention no invasion at all. Others argued that Sanskrit itself evolved within India, not outside it. But by then the British और वाक्य दिए। वंश विकास और शुद्धता की जो भाषा आगे चलकर नस्लीय विचार को आकार देगी, उसका अभ्यास पहले संज्ञाओं और क्रियाओं के अध्ययन में हुआ था। वह वृक्ष जो दिखने में भाषिक मानचित्र था, वस्तुतः एक नैतिक पिरामिड था और उसके सबसे ऊपर यूरोप को बिठाया गया था। 20वीं सदी आते आते यह सोच संस्थागत बन चुकी थी। भाषाई मानचित्र नस्लीय नक्शों में बदल गए,
संग्रहालयों में खोपड़ियों के साथ क्रियासूचियां रखी जाने लगीं। जो भाषा कभी आत्मीयता की खोज में लगी थी, अब साम्राज्य का औचित्य सिद्ध करने लगी। हटन अध्याय के अंत में लिखते हैं, भाषा का had institutionalized the categories through censuses, education, and law. Resistance sounded like revisionism. By the early 20th century, the Aryan invasion theory had become less a hypothesis than a social fact. Political movements formed around it. Regional identities hardened within it. When the empire finally departed, the categories stayed behind, repainted, repurposed, and still quietly colonial at the core. Hutton ends the chapter with quiet irony. The invasion may never have taken place, he writes, but its consequences were real enough. A subcontinent taught to think of itself as conquered by its own ancestors. The damage was not in the archaeology, it was in the narrative. The Aryans never invaded India. The British did. They just made sure the paperwork said otherwise. Chapter 6. Language and Race. By the late 19th century, Europe had fallen in love with its own reflection. A few ancient grammars had convinced scholars that half the continent, and a respectable portion of Asia, spoke descendants of the same primeval tongue. It should have been a triumph of human unity. परंतु हर विचारक इस शब्द को त्यागने के पक्ष में नहीं था, कुछ इसे पुनः अर्थ देने के इच्छुक थे। स्वामी विवेकानंद ने इसे उसके मूल नैतिक और आध्यात्मिक अर्थ में पुनर्स्थापित किया। उनके अनुसार आर्य रंग या वंश नहीं, बल्कि चरित्र की श्रेष्ठता का प्रतीक था। उन्होंने 1893 के शिकागो भाषण सहित कई अवसरों पर कहा कि आर्य वह है जो सत्य की खोज करता है और धर्म का पालन करता है। इस व्याख्या ने औपनिवेशिक अर्थों को पलट दिया। आर्य अब बाहरी विजेता नहीं, बल्कि भीतर का उदात्त मनुष्य था। श्री औरोबिंदो ने इस शब्द को और गहराई दी। उन्होंने वैदिक आर्य को चेतना के साधक के रूप में देखा, जो भीतर के प्रकाश की खोज में है, न कि किसी पर विजय पाने वाला योद्धा। आर्य उनके लिए एक आत्मिक यात्री था। यह पुनर्पाठ कलात्मक था, पर हटन की दृष्टि में इसमें भी वही सीमा थी जो अंग्रेजों ने निर्धारित की थी। पिंजरे के रंग बदले, पर दरवाजा बंद ही रहा। फिर आए बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने प्राचीन खगोलिक गणनाओं के आधार पर तर्क दिया कि वेदों की रचना उत्तर ध्रुव क्षेत्र में हुई थी, जहां से आर्य दक्षिण की ओर आए। इस प्रकार भारत सभ्यता का उद्गमस्थान घोषित हुआ। परंतु भूगोल भले बदल गया, पदानुक्रम नहीं। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने इस पूरे विमर्श से ही किनारा कर लिया। उनके लिए आर्य आक्रमण और स्वदेशी आर्य दोनों ही झूठी बहसें थीं। उन्होंने कहा, आर्य मिथक असमानता को वैध ठहराने का औजार था। आर्य बाहर से आए या यहीं के थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका उद्देश्य हमेशा सत्ता और दमन को स्थायी बनाना था। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू, जो अपने को तार्किकता और आधुनिकता के प्रतीक मानते थे, भी इससे मुक्त नहीं हो पाए। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने नस्लीय सिद्धांत को निरर्थक कहा, पर इंडो आर्यन संस्कृति जैसे शब्दों का प्रयोग जारी रखा। यह शब्द अब एक ऐसी विरासत बन गया था जिसे कोई फेंकने के लिए तैयार नहीं था। भारतीयों ने उत्तर तो बुद्धिमत्ता से दिया, पर भाषा उनकी अपनी नहीं थी। साम्राज्य ने शब्द दिए थे और प्रतिरोध उन्हीं शब्दों में बोला गया। अब प्रश्न यह नहीं था कि आर्य वास्तविक था या नहीं, बल्कि यह कि उसे परिभाषित करने का अधिकार किसके पास है। अध्याय के अंत तक दर्पण टूट चुका है, पर उसके टुकड़े अब भी दृष्टि को विकृत करते हैं। आर्य विवाद आज भी अकादमिक विमर्श, राजनीति और क्षेत्रीय गौरव में जीवित है। हर अंश उसी भ्रम का नया रूप दिखाता है। ब्रिटिशों ने यह कहानी लिखी थी यह बताने के लिए कि वे क्यों शासन करते हैं। भारत ने प्रतिरोध तो किया, पर कहानी को झूठ साबित नहीं किया। अध्याय 8 निष्कर्षात्मक विमर्श। 2 शताब्दियों की बहसों, खुदाइयों और आत्मसंतोष के बाद हटन अंत में एक विद्वत्तापूर्ण शव परीक्षण प्रस्तुत करते हैं।
मेज पर रखी लाश आर्य की है। वह कल्पित पूर्वज जो कभी राष्ट्रों का गौरव था, अब यह साबित हो चुका है कि वह कभी वैसा अस्तित्व रखता ही नहीं था जैसा बताया गया। संस्कृत का आर्य, जिसका अर्थ था श्रेष्ठ या सज्जन, अपहरित हुआ, उसे नया अर्थ दिया गया और यूरोपीय निगरानी में महाद्वीपों के पार भेजा गया। इस यात्रा में उसने नई पोशाकें पहनी, नस्ल, भाग्य, श्रेष्ठता। 18वीं सदी के कलकत्ता के मोमबत्ती ज्योति वाले कक्षों से लेकर औपनिवेशिक भारत के सरकारी दफ्तरों और 20वीं सदी के नरसंहार शिविरों तक यह शब्द अर्थ इकट्ठा करता गया, जैसे शीशे पर धुआं जमता जाता है। हटन का कहना है कि यह मिथक कुछ पागल नस्लवादियों की उपज नहीं था, बल्कि उन सम्मानित विचारों का परिणाम था जिन्हें विश्वविद्यालयों और अकादमियों ने पोषित किया। भाषा विज्ञानियों ने वंशवृक्ष बनाए, मानव विज्ञानियों ने खोपड़ियां नापी, प्रशासकों ने फॉर्म भरे। हर कदम अपने में तर्कसंगत लगता था, पर मिलकर वे एक ऐसी कथा रच बैठे जिसने विदेशी विजय और घरेलू असमानता दोनों को वैध ठहरा दिया। जब रूपक से परे जाकर सच्चाई देखी जाए तो निष्कर्ष सरल है, आर्य कभी अस्तित्व में था ही नहीं। कोई शुद्ध नस्ल नहीं थी, कोई मूल भाषा नहीं, कोई एक प्रवास नहीं जिसने सभ्यता को जन्म दिया। जो था वह सुविधाजनक गलतफहमियों की एक श्रृंखला थी जिन्हें सुधारना किसी के हित में नहीं था। यूरोप ने अपने मानसिक भय को तथ्य में और अपने स्वप्नों को इतिहास में बदल दिया। आत्मीयता की भाषा धीरे धीरे साम्राज्य की व्याकरण बन गई। पुस्तक का अंतिम अध्याय केवल विश्लेषण नहीं, एक गंभीर चेतावनी भी है। आर्य कथा भले इतिहास बन चुकी हो, पर उसका अंश अब भी उन आधुनिक प्रयोगशालाओं में है जो इंडो यूरोपीय रक्त खोजने का खेल खेलती हैं, उन राजनीतिक भाषणों में जो सभ्यतागत गठबंधनों का उत्सव मनाते हैं, और उन स्कूल नक्शों में जहां भाषा परिवारों को रंगीन पेड़ों के रूप में दिखाया जाता है। हर उदाहरण उसी भ्रम का नया रूप है कि भाषा नीति बता सकती है और भिन्नता मापी जा सकती है। पुस्तक के अंत में हटन फिर उसी वृक्ष को देखते हैं जिसे उन्होंने आरंभ में रोपा था, इंडो यूरोपीय ओक, जो कभी स्पष्टता और ज्ञान का प्रतीक था, अब सूख चुका है, मानो बौद्धिक अहंकार की समाधि हो। उनका सुझाव है कि इसे अकेला छोड़ दो। मानव संस्कृति को वंशावली की नहीं, नदियों की तरह देखो जो बहती हैं, मिलती हैं और सीमाएं मिटाती हैं। हटन के अनुसार आर्य अवधारणा अपनी तबाही के बावजूद यह सिखाती है कि मानव मन निश्चितता का दीवाना है। हमारी प्रवृत्ति रही है कि हम व्यवस्थित वंशावलियों में शांति तलाशें और सुंदर चित्रों को इतिहास का चेहरा मान लें। उनका निष्कर्ष है कि जब तक हम अपनी जातीय या नैतिक उत्पत्ति भाषा में खोजते रहेंगे, आर्य का भूत नए रूपों में लौटता रहेगा। सच्ची उपनिवेश मुक्ति। वे कहते हैं, मिथक को फिर से लिखना नहीं, बल्कि उसे विश्राम देना है। जो लोग कभी थे ही नहीं, अब दफन हो चुके हैं, प्रश्न बस इतना है कि क्या हम अब भी उनकी कब्र पर लौटते रहेंगे।